चलो स्टार्ट करते हैं एमडीके 2025 सीरीज का यूनिट होम्योस्टेसिस। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो होम्योस्टेसिस हम उन सेट्स ऑफ मैकेनिज्म को कहते हैं, उन सेट्स ऑफ मैकेनिज्म को कहते हैं विच कीप द इंटरनल environment of body within suitable limits। होम्योस्टेसिस वो सेट्स ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को सुटेबल लिमिट्स तक रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेटल की क्यूब है या मेटल का कोई बॉल है, ये एक मेटल की बॉल है, इसको अगर हम बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में रख दें तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इस मेटल की बॉल को बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में रख दें तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। मगर एक ह्यूमन बॉडी को अगर हम डिजर्ट में भेज दें, सही है, सहरा में भेज दें, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, फिर भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसको बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में भेजें, जैसे इसको भेज दें हम साइबेरिया में, तो साइबेरिया में टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो इस कोल्ड एनवायरनमेंट में भेज दें तब भी इसकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और वो क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में भेजने से भी और बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में भेजने से भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स परफॉर्म हो रहे हैं जो बॉडी को सुइटेबल लिमिट्स में रखे हुए हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट के सारे वेरिएबल्स को सुइटेबल लिमिट्स में रखे हुए हैं। तो उसी सेट ऑफ मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। सही। अच्छा, अब ये जो होम्योस्टेसिस है इसमें एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है और वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी होम्योस्टेसिस जो काम करता है वो सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट पे करता है। तो हमें देखना होगा व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? तो देखो, अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाता हूँ तो ये गर्म खाना मेरे स्टमक में चले जाता है, जिसकी वजह से देखो, अगर मैं खाना खाता हूँ तो खाना मेरी बॉडी के अंदर आ गया, यानी स्टमक में आ गया, सही है। तो लॉजिकली होना ये चाहिए कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया। और अगर मैं बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो गया? मेरी बॉडी का कम हो गया, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एक कूल चीज़ आ गई। तो ऐसा नहीं होता है। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट में हम शामिल करते हैं 3 चीज़ों को, साइटोप्लाज्म को, सेकेंड चीज़ इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड थर्ड इज ब्लड। देखो, कोई भी टिश्यू होता है वो सेल्स से बना हुआ होता है, और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि सेल के बाहर ये फ्लूइड मौजूद है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये है इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, सेल के बाहर जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये है इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, और लास्ट इज ब्लड इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बाकी कोई भी चीज इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। अगर मैं पूछता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सेल से बना हुआ है, मतलब उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। अगर डाइजेस्टिव कैविटी के बारे में पूछता हूं, ये जो कैविटी है तो इट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसके अंदर कुछ भी आ जाए, कोई गर्म खाना आ जाए, कोई ठंडा खाना आ जाए, उसकी आयोनिक कंपोजिशन जैसी भी हो, उसमें वाटर कंटेंट जैसा भी हो, कुछ भी हो, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सेम इसी तरह जो एल्विलर कैविटी है, जो एल्विलर सैक है हमारे पास, ये एल्विलाई जो है, इसके अंदर जो एयर आती है वो एयर भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, और इसके बराबर में जो ब्लड होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट। ठीक है, तो ये जो कैविटी है इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही है। हाँ, ये जो एल्विलाई है ये लाइंड होता है एंडोथेलियम सेल से, तो ये जो एंडोथेलियम सेल है इसके अंदर अगर कोई चीज आ जाएगी तो वो आ जाएगी इंटरनल एनवायरनमेंट में, मगर जब तक इसके बाहर इस कैविटी में वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी साइटोप्लाज्म में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और ब्लड में सारी चीजें क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट, यानी वाटर कांस्टेंट रहना चाहिए, वाटर का अमाउंट कांस्टेंट रहना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। आयोनिक कंपोजिशन नॉर्मल रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए। सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहनी चाहिए, पोटेशियम की, कैल्शियम की, इन सब चीजों की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहनी चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। तो इन सबको कौन मेंटेन करते हैं? कुछ सेट्स ऑफ मैकेनिज्म्स हैं जो कि इस चीज को मेंटेन करते हैं, और उन्हीं सेट्स ऑफ मैकेनिज्म्स को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस के कितने एस्पेक्ट्स हैं। तो होम्योस्टेसिस के बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं। होम्योस्टेसिस 3 एस्पेक्ट में काम करता है। पहला एस्पेक्ट है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। सेकेंड एस्पेक्ट है एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज थर्मो रेगुलेशन, यानी बैलेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इन 3 एस्पेक्ट पे
होम्योस्टेसिस काम करता है। अच्छा, हमें जो इस यूनिट में पढ़ना है एमडी के 2025 में, वो सिर्फ एक्सक्रीशन पढ़ना है, और एक्सक्रीशन में भी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी सिस्टम। सही, इसके बारे में पढ़ना है, यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, सही। तो व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम? यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? यूरिनरी सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ सम organs which forms urine। यूरिनरी सिस्टम कुछ ऑर्गन्स पर कंसिस्ट करता है जो कि यूरिन फॉर्म करती हैं। अच्छा, यूरिन जो वो फॉर्म करती हैं, इस यूरिन फॉर्म करने से वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे इस यूरिन के थ्रू यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट की रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। देखो, हमारे पास दो टर्म्स हैं, गौर से सुनना। हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है हमारे पास इजेशन का टर्म और दूसरा है हमारे पास एक्सक्रीशन का टर्म। एक्सक्रीशन, इजेशन क्या है? अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, वो हमारे एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसको हम कहते हैं इजेशन। तो इजेशन क्या है? इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड की रिमूवल को हम क्या कहते हैं? इजेशन। सही है, और ये यूजुअली हो रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी वो चीज जो मेटाबॉलिज्म के बाद, सही है, मेटाबॉलिज्म के बाद बने, मेटाबॉलिज्म के बाद फॉर्म हो, यानी किसी रिएक्शन के नतीजे में फॉर्म हो और वो हमारे लिए किसी काम की नहीं हो, वो वेस्ट हो, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन को हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए वो हमारे लिए बेकार होता है, इसलिए वो वेस्ट बन जाता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट आर नाइट्रोजनस वेस्ट, सही, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। ठीक है, तो इसकी रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन अलग अलग ऑर्गन से होता है, जैसे ये एक्सक्रीशन होता है स्वेट ग्लैंड से, ये एक्सक्रीशन होता है लंग्स से, सही है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के नतीजे में अल्कोहल भी रिमूव हो जाता है, सही। अल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाता है अगर कोई अल्कोहल इंटेक करता है तो उसकी बॉडी में, सही। इस तरह वॉलेटाइल सब्सटेंसेस लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो मेजर एक्सक्रीशन है ये परफॉर्म होती है, सही है। उसके अलावा माइनर एक्सक्रीशन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू परफॉर्म होती है। अब जो यूरिनरी सिस्टम है, इसका पहला फंक्शन हमने देख लिया। फर्स्ट फंक्शन क्या था इसका? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वाज इट्स फर्स्ट फंक्शन, सही है। सेकंड फंक्शन इसका क्या है? सेकंड फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। जब ये यूरिन फॉर्म करता है, देखो यूरिन फॉर्म करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। मगर साथ में जब मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिमूव हो ही रहा है और बॉडी ने यूरिन फॉर्म कर ही लिया है, तो बॉडी में जो एक्सेस वाटर है उसको भी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ताकि बॉडी में वाटर कंटेंट क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत ज़्यादा पानी भी पी लेता हूँ तो मेरी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो एक्सेस वाटर होगा वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, सही है। और अगर किसी की बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के नतीजे में भी क्या होगा? डिहाइड्रेशन के नतीजे में कम से कम वाटर रिमूव किया जाएगा, यूरिन में वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेन रह जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में आयंस की बैलेंस किस तरह होती है? अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो सोडियम को बॉडी में रिटेन किया जाएगा, सही है। इसी तरह पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो इसको एक्सक्रीट किया जाएगा, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगी तो इसको रिटेन किया जाएगा। इस तरह सारे आयंस के साथ किया जाएगा, ठीक है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है एक्सक्रीशन। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एसिड बेस बैलेंस। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो, जब भी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाता है, मिसाल के तौर पे अगर बॉडी का पीएच ड्रॉप हो गया बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस, सही है। और अगर ब्लड का पीएच बढ़ गया तो इस कंडीशन को कहते हैं अल्कालोसिस, सही है। तो अगर एसिडोसिस हो जाता है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी H पॉजिटिव आयन को सिक्रीट करने लगती है इनटू यूरिन,
यूरिन के अंदर सिक्रीट करने लगती है। जब H पॉजिटिव आयन यूरिन के अंदर सिक्रीट होता है तो बॉडी से H पॉजिटिव आयन कम होने लगता है, और जब H पॉजिटिव आयन कम होता है तो इसकी वजह से pH नॉर्मल हो जाता है। सही है, तो इस तरह बॉडी क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन जो यूरिनरी सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम में एक ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं किडनी। किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। ये जो रेनिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सही है, उसके अलावा किडनी एक और हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। सही है, सिक्स ये क्या करता है, सिक्स ये एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 को एक्टिवेट करता है। सही है, विटामिन D3 बनते किस तरह है, सही है, तो देखते हैं किस तरह बनते हैं। देखो स्किन, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विटामिन डी बनाता है। सही, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। अब ये जो विटामिन डी है इसका नाम है कॉलीकैल्सिफेरॉल, कॉलीकैल्सिफेरॉल। सही, ये जो कॉलीकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी बना है, ये सबसे पहली बात तो इनएक्टिव होता है, और इसके बनाने के लिए हमें यूवी लाइट चाहिए होती है। सही, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में कॉलीकैल्सिफेरॉल बनता है। सही, जिस तरह प्लांट की बॉडी, अगर प्लांट की बॉडी को देखें तो प्लांट की बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनाता है, इसका नाम है कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये कॉलीकैल्सिफेरॉल जाता है लिवर के पास, और लिवर क्या करता है, लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। सही है, और फिर ये जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल है, ये आता है किडनी के पास, और किडनी क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। सही, कॉलीकैल्सिफेरॉल, ये जो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल है, ये है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे जो यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म करता है। अब ऑर्गन्स को देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो यूरिनरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे पहला ऑर्गन तो है पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज होते हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर्स होते हैं। और थर्ड है हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। एंड फोर्थ वन इज अ यूरिथ्रा। तो एक एक करके सारे ऑर्गन्स को डिग आउट करते हैं। सबसे पहले किडनी। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी जो है हमारे पास, ये एक पेयर्ड ऑर्गन है, और किडनी का फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स यूरिन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम का काम है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और ये जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है ये कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। सही है, अच्छा, किडनी के बाद जो ऑर्गन है वो है यूरेटर। यूरेटर, ये जो यूरेटर है ये है एक पेयर्ड ऑर्गन, ये भी पेयर्ड है। सही, यूरेटर भी एक पेयर्ड ऑर्गन है, और ये क्या करता है, इट ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम किडनी। ये किडनी से यूरिन को ड्रेन करता है, और ड्रेन करने के बाद इसको कहाँ पहुँचा देता है, इसको पहुँचा देता है टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। सही, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचा देता है। सही, अच्छा, इसका जो अपर पोर्शन होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर पोर्शन। ये जो अपर पोर्शन होता है यूरेटर का, अभी हम देखते भी हैं, अपर पोर्शन ऑफ यूरेटर इज वाइड। जो वाइड अपर पोर्शन होता है यूरेटर का, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। सही, चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम। सो दिस इज डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सही, यूरिनरी सिस्टम में हम देख सकते हैं हमारे पास 2 किडनी है। सही, 1 and 2, 2 किडनी है, और ये जो पाइप नज़र आ रहा है, दिस इज यूरेटर। सही, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूरेटर है। अब ये भी हम देख सकते हैं कि यूरेटर ऊपर की तरफ से वाइड है। सही, और इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। इस वाइड पोर्शन ऑफ द यूरेटस को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। सही, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गन है वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर हम देख भी सकते हैं, दिस इज अ मस्कुलर पाउच। ये यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर पाउच है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर पाउच, एक मसल्स का बना हुआ पाउच है, और ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ पाउच होता है। मस्कुलर पाउच है, और कौन से मसल्स का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, अच्छा, ये ब्लैडर क्यों होता है, इट इज
for storage of urine. It store urine for some times before its removal. सही है, तो ये स्टोर करता है यूरिन को कुछ देर के लिए अपने रिमूवल से पहले, इसके रिमूवल से पहले. सही है, तो ब्लैडर का काम क्या है, ये यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है. देखो यूरिन जो आता है यूरिटर से, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो इस ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन को हमें एक्सक्रीट करना पड़ता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो काफ़ी मसला हो जाता. तो हम क्या करते हैं, जो यूरिटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा होता है वो स्टोर हो रहा होता है इस यूरिनरी ब्लैडर में. और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो हम यूरिन को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं. सही, इस यूरिनरी ब्लैडर में अबाउट 0.5 लीटर ऑफ यूरिन को होल्ड करने की सलाहियत है. अब किस तरह एक्सक्रीट करते हैं ये हमें समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे यूरिथ्रा. तो अब देखते हैं यूरिथ्रा को. तो जो यूरिथ्रा है ये एक मस्कुलर ट्यूब है. सही, यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब. यूरिथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब है और इसके अंदर दो स्फिंक्टर्स हैं. अगर यूरिथ्रा को हम देखें तो यूरिथ्रा के अंदर दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है. तो इस यूरिथ्रा को जब हम देखते हैं तो इस यूरिथ्रा के अंदर दो स्फिंक्टर्स नजर आते हैं हमें. एक स्फिंक्टर नजर आते हैं लोअर और एक स्फिंक्टर नजर आते हैं अपर. दिस इज लोअर यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड दिस इज अपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर. सही है. अच्छा, अब ये जो अपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, ये जो अपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है और ये जो लोअर यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ये होता है वॉलेंट्री. सही है. वॉलेंट्री होने का क्या मतलब है कि ये बना हुआ होता है स्केलेटल मसल से, और इनवॉलेंट्री होने का क्या मतलब है, ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से. सही. अब जब ये ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाता है तो हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर भी स्मूथ मसल से बना होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. और जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है अपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है. सही है, अपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और यूरिन फिर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है लोअर यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे. सही है. और फिर उसके बाद क्या क्रिएट हो जाती है, इसके बाद क्रिएट हो जाती है अर्जेंसी टू यूरिनेट. सही है, यानी यूरिनेशन करने की अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि यूरिन प्रेशर लगा रहा होता है लोअर यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे. सही है. उसके बाद जब ये प्रेशर लगाता है अर्जेंसी टू यूरिनेशन क्रिएट होती है. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिलैक्स करते हैं लोअर, क्योंकि ये वॉलेंट्री है. सही है, हमारे इख्तियार में. इसको रिलैक्स करते हैं और जैसे ही इसको रिलैक्स करते हैं यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है और यूरिन बॉडी से बाहर मूव कर जाता है. सही है, इस तरह ये काम करता है. डेट्स हाउ इट वर्क्स. अब हमने यूरिनरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया. अब हम किडनी को पढ़ते हैं डिटेल में. सही है, तो अब पढ़ते हैं किडनी को डिटेल में, किडनी के स्ट्रक्चर को. अच्छा, किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले किडनी के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स और उसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं. जैसे किडनी इज बीन शेप्ड ऑर्गन. सही है, ये बहुत ही कॉमन बात है. किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है. सही है, इस तरीके का शेप होता है किडनी का बीन की तरह. इसके अलावा जो किडनी है ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है. रेडिश ब्राउन इन कलर. जो किडनी होता है हमारे पास, किडनी कवर्ड होता है एक लेयर से जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल. तो किडनी एक रीनल कैप्सूल नाम के लेयर से कवर होता है, रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल के बाहर फैट प्रेजेंट होता है. दिस इज द लेयर ऑफ फैट. और फैट के बाहर एक अनदर लेयर प्रेजेंट होती है, एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया. तो किडनी के ऊपर सबसे पहले एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं रीनल कैप्सूल. उसके बाद एक लेयर जिसको कह रहे हैं फैट की लेयर और उसके बाद एक लेयर जिसको हम कह रहे हैं रीनल फेशिया. सही है. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किडनी की लोकेशन ऑफ किडनी कहाँ पे लोकेटेड होता है. तो किडनी की अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले किडनी इज प्रेजेंट बिलो द रिब केज. किडनी रिब केज के बिलो यानी रिब केज के नीचे पाया जाता है. सही है. इट इज़ अटैच्ड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है यानी बॉडी में पीछे की तरफ, एब्डोमेन में पीछे की तरफ पाया जाता है. इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. ये एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है. इसका मतलब इट इज़ पार्शियली कवर्ड विद पेरिटोनियम. ये पेरिटोनियम से पार्शियली कवर्ड होता है. ठीक है. इसके अलावा किडनी इज प्रेजेंट, अच्छा ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा. किडनी की अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो वो क्या होगी, इट इज़ बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्रा. ये इसकी लोकेशन है. सही है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इसके अलावा किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 पेयर ऑफ लिप्स.
लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, ये जो रिब केज है, हमने कहा रिब केज के नीचे होता है, रिब केज के नीचे ये जो रिब केज है ये 1 से लेके 10 पेयर जो होती हैं रिब्स की ये बनाती हैं, और जो लास्ट 2 पेयर्स होती हैं फ्लोटिंग रिब्स वो रिब केज नहीं बनाती हैं। सही, तो वही किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। सही है। अच्छा, किडनी में जो बाहर का रीजन होता है, ये जो आउटसाइड, ये जो बाहर की तरफ का रीजन है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, आउटर रीजन, एंड ये जो इनर रीजन है, इनर रीजन को हम कहते हैं मेडुला। सो ये जो इनर बाउंड्री है, इनर बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है ये सब क्या है, मेडुला है। सही है। अच्छा, मेडुला के अंदर हमें मिलते हैं कुछ पैरामिड्स, जिनको हम कहते हैं मेडुलरी पैरामिड्स। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, दिस वन इज़ ये जो ब्लू से मैं शेड कर रहा हूँ, ये है हमारे पास रीनल पैरामिड्स या फिर मेडुलरी पैरामिड्स। सही है। इन मेडुलरी पैरामिड्स की तादाद कितनी होती है, 7 to 18 हो सकते हैं। ये सही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि मेडुलरी पैरामिड्स या फिर रीनल पैरामिड्स कितने हो सकते हैं, 7 to 18 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पैरामिड्स के बीच में स्पेस नज़र आ रहा है, ये जो पैरामिड्स के बीच में स्पेस नज़र आ रहा है, दिस स्पेस, दो पैरामिड के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं रीनल कॉलम, रीनल कॉलम। सही है। अच्छा, अब जो यूरिन फॉर्म होता है इस किडनी के अंदर, वो यूरिन इस रीनल पैरामिड के टिप से चले जाता है इस ड्रेनेज सिस्टम में, और इस ड्रेनेज सिस्टम से ये चले जाता है टूवर्ड्स द यूरेटर। सही, रीनल पेल्विस, और फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर में चले जाता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे किडनी में, ये जो जगह नज़र आ रही है, जो जगह जहाँ से रीनल वेन बाहर निकल रही है, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जा रही है। सही, ब्लैक से मैं शो करता हूँ, ये जो जगह है जहाँ से रीनल वेन बाहर निकल रही है, रीनल आर्टरी अंदर जा रही है और यूरेटर भी बाहर निकल रहा है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, दिस लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं हाइलम। सही है। और ये जो स्पेस नज़र आ रही है इस हाइलम के अंदर, दिस स्पेस इज नोन एज साइनस। सही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये जो एरिया है जहाँ से रीनल वेन बाहर आ रहा है, रीनल आर्टरी अंदर जा रहा है और यूरेटर बाहर आ रहा है, इस जगह को हम कहते हैं हाइलम, और हाइलम के अंदर की तरफ एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं साइनस। ठीक है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है। सही है। यानी किडनी का स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन परफॉर्म करता है और फंक्शन भी नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। नेफ्रॉन की तादाद कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है, इट इज़ प्रेजेंट 1 मिलियन पर किडनी। तो हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सही है। ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे को हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं इनकी तादाद होती है 85%, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये सिर्फ 15% प्रेजेंट होते हैं। एक और डिफरेंस ये है इनमें कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये बनाता है डाइल्यूट यूरिन, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये बनाता है कंसंट्रेटेड यूरिन। अब डाइल्यूट यूरिन बनाता है, इसका मतलब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। जो हाइड्रेटेड होता है एक बंदा, नॉर्मल कंडीशन में जब बंदा बिल्कुल प्रॉपर हाइड्रेटेड होता है, प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहा होता है, और ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के वक्त, यानी या फिर हम कह सकते हैं फास्टिंग के वक्त। जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखते वक्त हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, और उस वक्त जो यूरिन बनना होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बन रहा होता है, और वो कौन बना रहा होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। सही। और एक और जो इनमें मेजर डिफरेंस है वो इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज़ प्रेजेंट इंटायरली इन कॉर्टेक्स, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये भी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, मगर इसका लूप ऑफ हैंडले एक्सटेंड करके चले जाता है मेडुला तक। सही है। ऊपर डायग्राम भी है, देखो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में। सही, ब्लैक से बनाते हैं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, ये इसका पीसीटी, ये लूप ऑफ हैंडले, ये बीसीटी, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट है
कॉर्टेक्स में, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है इसका बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में होता है, पीसीटी कॉर्टेक्स में होता है, पीसीटी कॉर्टेक्स में होता है, मगर इसका लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड करके चले जाता है मेडुला में, सही, लाइक दिस। तो इसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, सही। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो नेफ्रॉन बना हुआ होता है दो चीज़ों से, नेफ्रॉन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल और सेकंड जो चीज़ है उसको हम कहते हैं रीनल टिब्यूल, सही है। तो रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो रीनल कॉर्पसल होते हैं इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर होता है बोमेंस कैप्सूल और दूसरी चीज़ होती है ग्लोमेरुलस, सही है। और जो रीनल टिब्यूल होता है, रीनल टिब्यूल के अंदर टिब्यूल्स होती हैं जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीनल टिब्यूल को, सॉरी रीनल कॉर्पसल को। तो जो रीनल कॉर्पसल है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल को मेल्फिजियन बॉडी। तो रीनल कॉर्पसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्फिजियन बॉडी, सही है। रीनल कॉर्पसल को हम मेल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं। और ये जो रीनल कॉर्पसल होता है ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है। इसमें सबसे पहले तो एक ब्लाइंड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लाइंड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर, इनसाइड दिस बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी होते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, सही। तो डायग्राम बना के भी देख लेते हैं, सही। तो ये हमारे पास आ गया एक बोमेंस कैप्सूल, सही है। और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये ब्लाइंड है, यानी एक एंड से बंद है और ये पीछे से ओपन होता है, सही है, पीसीटी में। तो एक एंड से क्लोज है, दूसरे एंड से ओपन है, इसलिए इसको ब्लाइंड कहते हैं, सही है। और यहाँ पे हमारे पास एक कैपिलरी का एक नेटवर्क आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नोन एज ग्लोमेरुलस। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल या मेल्फिजियन बॉडी, सही है। इसके अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, और साथ में हमारे पास क्या है, एक बोमेंस कैप्सूल है। अभी जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के लिए एमसीक्यूज के लिए एक वाहिद चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ द ओनली कैपिलरी नेटवर्क, ये वाहिद कैपिलरी नेटवर्क है हमारी बॉडी का विच हैज़ आर्टरी ऑन बोथ एंड्स, जिसके दोनों एंड्स पे एक आर्टरीज हैं, सही है। अगर ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस के ऊपर के साइड भी एफरेंट आर्टियोल है, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टियोल। और नीचे की साइड देखिए तो नीचे की साइड क्या है, इफरेंट आर्टियोल। तो ग्लोमेरुलस के ऊपर की तरफ भी आर्टियोल है जो एक आर्टरी की टाइप है, और नीचे की तरफ भी आर्टियोल है जो कि एक आर्टरी की टाइप है। तो इसलिए ग्लोमेरुलस बॉडी की वो वाहिद कैपिलरी बन जाती है जिसके दोनों एंड पे आर्टरी है, सही है। बाकी जितनी भी कैपिलरीज है हमारी बॉडी में उसके एक एंड पे आर्टरी होती है और दूसरे एंड पे वेन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास रीनल कॉर्पसल खत्म हो गया, रीनल टिब्यूल स्टार्ट करते हैं। रीनल टिब्यूल में सबसे पहले पीसीटी, सही है। पीसीटी क्या है, पीसीटी बोमेंस कैप्सूल से ही अराइज होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बोमेंस कैप्सूल गिव अ कॉइल ट्यूब, gives a coiled tubule known as proximal convoluted tubule, सही। डायग्राम भी बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल से निकलता है पीसीटी, सही है। पीसीटी एक्सटेंड करता है और बनाता है लूप ऑफ हेनले, दिस इज लूप ऑफ हेनले, सही है। और उसके बाद फिर बनता है डीसीटी, और फिर डीसीटी कनेक्ट हो जाता है इनटू कलेक्टिंग डक्ट, सही है। तो ये पीसीटी किसने दिया, पीसीटी बनाया इस बोमेंस कैप्सूल ने। तो बोमेंस कैप्सूल गिव अ कॉइल्ड टिब्यूल नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का क्या मतलब है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है सिंपली कॉइल्ड, सही। स्ट्रेट नहीं होता है बल्कि ये कॉइल्ड होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है, ये जो पीसीटी है, पीसीटी नीचे की तरफ जाता है लाइक दिस और वापस ऊपर की तरफ आता है, सही है। इट डिसेंड डाउन एंड देन असेंड अपवर्ड, और ये क्या बना लेता है, एक और ट्यूब बना लेता है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। तो पीसीटी डिसेंड्स डाउन एंड देन असेंड्स
एंड फॉर्म अनदर ट्यूब नोन एज लूप ऑफ हेनले। सही, लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले, इसके दो लिम्स हैं, एक नीचे जाता हुआ लूप ऑफ हेनले यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और दूसरा ऊपर आता हुआ लूप ऑफ हेनले लाइक दिस। ये जो ऊपर जा रहा है लूप ऑफ हेनले, सही, ये जो लूप ऑफ हेनले ऊपर जा रहा है ये एक अलग लूप ऑफ हेनले, एक लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, और एक लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब। सही है, तो एक ऊपर जाता हुआ लूप ऑफ हेनले और एक नीचे आता हुआ। तो नीचे आता हुआ मैं लिख लिया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और दूसरा कौन सा लिम्ब है, दूसरा लिम्ब है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सही, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है डीसीटी। ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले फॉर्म्स another coiled tubule which is known as DCT। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ascending limb of loop of Henle ये एक और coiled tubule बनाता है जिसका नाम है distal convoluted tubule। and then all the DCT, जितने भी DCT हैं, all the DCT drains urine into collecting duct। सही, इस तरह का होता है कलेक्टिंग डक्ट। पहले दोबारा से नेफ्रॉन बना लेते हैं। देखो ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल से निकला एक कॉइल ट्यूब्यूल जिसको कह रहे हैं पीसीटी, पीसीटी ने बनाया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद बना डीसीटी, और डीसीटी एंटर हो गया अल्टीमेटली इनटू कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे डीसीटीज है, यूरिन को टेक करता है। देखो ये एक अलग डीसीटी है, ये एक अलग डीसीटी है, एक अलग डीसीटी है। कलेक्टिंग डक्ट अलग अलग डीसीटी से, अलग अलग नेफ्रॉन से यूरिन को टेक करता है और फिर इस यूरिन को ड्रॉप कर देता है एट द टिप ऑफ रीनल पैरामिड। रीनल पैरामिड के टिप पे ड्रॉप करता है। रीनल पैरामिड से कलेक्टिंग सिस्टम के थ्रू वो चले जाता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से चले जाता है यूरेटर में, और यूरेटर से ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह यूरिन बॉडी से बाहर चले जाते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन। तो ये हमारे पास दोबारा से आ गया बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, सही, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास किडनी के अंदर रीनल आर्टरी आती है। रीनल आर्टरी डिवाइड करके एक छोटी आर्टरी में कन्वर्ट होती जाती है, अल्टीमेटली वो क्या बना लेती है, एक आर्टियोल जिसका नाम है एफरेंट आर्टियोल। सही है, और ये जो एफरेंट आर्टियोल है ये फिर बनाता है एक कैपिलरी का नेटवर्क इनसाइड द ग्लोमेरुलस। सही, ग्लोमेरुलस के अंदर एक इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल। ये जो एफरेंट आर्टियोल है ये कैपिलरी नेटवर्क बनाता है इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल, और इस कैपिलरी नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ग्लोमेरुलस से निकलती है एक आर्टियोल जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल ये अगेन ये एक आर्टरी है, इसका मतलब ये कुछ कैपिलरीज बनाएगी। तो इफरेंट आर्टियोल बनाती है एक कैपिलरी का नेटवर्क जिसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ये सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है पीसीटी को, डीसीटी को, और कलेक्टिंग डक्ट को, और एक और स्ट्रक्चर को जो इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले को भी। सही है, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है। देखो हमारे पास दो कैपिलरी नेटवर्क है, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ग्लोमेरुलस सप्लाई करता है बोमेंस कैप्सूल को, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सप्लाई करती है पीसीटी को, डीसीटी को, कलेक्टिंग डक्ट को और लूप ऑफ हेनले को। मगर एक एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास 15% नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन, ये जो जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन होते हैं, इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है इसको सप्लाई करने के लिए एक और कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। तो इसको बस याद रखना है हमें। सही है, बाकी सब चीज़ें सेम है। जक्स्टा मेड्युलरी का जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल को कौन सप्लाई करेगा, ग्लोमेरुलस। सही है, इसी तरीके से जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन का जो पीसीटी और डीसीटी है इसको कौन सप्लाई करेगा, सेम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। मगर जो जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले उसको कौन सप्लाई करेगा, उसको सप्लाई करेगा वाजा रेक्टा, एक और कैपिलरी नेटवर्क। सही है, अनलाइक द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं जो 85% होते हैं, सही, ज़्यादातर ऐसे ही नेफ्रॉन होते हैं, उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी उनके लूप ऑफ हेनले को सप्लाई करती है। सही है, तो ये हमारे पास इसकी ब्लड सप्लाई भी हो गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन।